इस यूएस ईरान वॉर में जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ी, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो एलपीजी हो, उससे ये बात क्लियर है कि अब आने वाले टाइम पे जो इंडिया की इन्फ्लेशन है वो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई पे जाने वाली है। यूजुअली हम कहते हैं 3 से 4% और प्रैक्टिकली 5 से 6% इन्फ्लेशन रहती है। तो ये इन्फ्लेशन बहुत क्लियर है कि अराउंड 10% इस बार जो डाटा आएगा उससे हो ही जाएगी 10%। और साइड बाय साइड क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर। जितने भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ले ओवर कर रही हैं। सो एज एन एवरेज इन्वेस्टर हर पर्सन कंफ्यूज है कि वो अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करे और कैसे वो आगे बढ़े। सुनते आए कि म्यूचुअल फंड सही है, ये ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है कि ये जो एक स्लोगन है ये फेल होगा या फेल होने के बहुत ज्यादा इसके चांस हैं कि हम आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और 5-7 साल भी म्यूचुअल फंड लगभग उसी रेंज बाउंड तरीके से ऊपर या नीचे हुए। सो सबसे पहले इस सिनेरियो में हमें एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट इमरजेंसी फंड को डेवलप करना है जो कि 1.5 से 2 साल तक की आपकी इनकम के बराबर होना चाहिए। हम देखें कि एक अच्छा एक मिड मैनेजमेंट लेवल का आदमी जो है, पर्सन जो है, वो एकदम से ले ऑफ हो रहा है तो उसको नई नौकरी लगने में बहुत इजीली साल भर लग सकता है। सो एक बहुत ही रोबस्ट इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, क्या म्यूचुअल फंड इस मौके पे सही है? अपेरेंटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आने वाले 4-5-7 साल में हो सकता है कि कोई रिटर्न्स ना दे। सब आपको कहेंगे कि जब मार्केट लो होती है उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट अच्छी है, बाद में बहुत फायदा देती है। ये हाइपोथेसिस बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। एफआईआईज जो यूएस के इन्वेस्टर्स और देशों के इन्वेस्टर्स लगातार इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। जो इंडिया के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उनके फ्लोज पे भी एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि जो उनके इन्वेस्टर्स थे उनके पास खुद के पास जॉब नहीं रहेगी तो वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। और जब डीआईआईज और एफआईआईज दोनों ही अगर विड्रॉ करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स, कम करेंगे इन्वेस्टमेंट्स, तो डेफिनेटली मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट ले सकती है अगले 5 से 7 साल में। एक पॉइंट ये। दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है गोल्ड। गोल्ड पिछले आपने देखा 1-1.5 साल में बहुत रनअप हुआ और उसके बाद पिछले 2-3 महीने से फिर वो स्टेबल है, क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है। गोल्ड की डिमांड, अभी डाटा आया है इसी हफ्ते कि ऑल टाइम लो पे गोल्ड की डिमांड इंडिया में 10 to 15% डिमांड लास्ट मंथ में कम रही है पिछले साल के मुकाबले। सो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट भी या तो डिप्रिशिएट होने के चांस है, कम होने के चांस है, और दूसरा चांस है कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट साइडवेज मूवमेंट जैसे कि स्टॉक मार्केट करेगी वैसे ही। डायरेक्ट इक्विटी बहुत डेंजरस है इस एआई के दौर में, और इतने चैलेंजेस जो ग्लोबली हम देख रहे हैं, कौन सी कंपनी कब बंद हो जाए, तो डायरेक्ट स्टॉक का रिस्क वैसे भी जो बहुत एक्सपर्ट है उसके लिए बात अलग है, नहीं तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए डायरेक्ट जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत डेंजरस है इस टाइम पे आने वाले 4 से 6 सालों के लिए। अब बचता है एक एसेट क्लास जिसे हम रियल एस्टेट कहते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है, एक हार्ड एसेट क्लास है जिसको हम पोजेस करते हैं। रियल एस्टेट में जो कुछ टाइम पहले 2 साल 1.5 साल पहले हमने इंडियन मार्केट में देखा कि बहुत सारी ट्रेडिंग चलती थी, बहुत क्लियर है कि अब वो दौर काफी टाइम तक 5-7 साल में नहीं आएगा ट्रेडिंग वाला रियल एस्टेट का दौर। दूसरा, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी ये सोचें कि अगले 5-7 साल में रेट लगभग सिमिलर लाइंस में चलेंगे और रियल एस्टेट में बहुत स्ट्रेस होने वाला है। अब तीसरा जो रियल एस्टेट का जो सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो रहता है रेंटल इनकम। अब जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई, इधर से जो नया पर्सन है जिसकी अभी नौकरी लगी है मिड लेवल मैनेजमेंट में, उसके पास अपना घर आज के डेट में नहीं है। आप इमेजिन करिए कि आने वाले टाइम में जब इन्फ्लेशन ज्यादा है और उसकी नौकरी पे कुछ पता नहीं है तो वो रियल एस्टेट खरीद नहीं पाएगा। अब रियल एस्टेट नहीं खरीद पाएगा और बड़े शहरों में टियर 1 जो सिटीज है इंडिया की, जैसे कि दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, इवन फॉर दैट मैटर चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, ऐसी जगहों पे लोगों ने काम करना तो पूरे इंडिया से यहीं पे आना है, चाहे वो मिड मैनेजमेंट लेवल पे हो, चाहे सीनियर लेवल पे हो, चाहे जूनियर लेवल पे। क्योंकि नौकरी में इतनी अनसर्टेनिटी है तो मोस्ट लाइकली वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे नए घर को लेना, चाहे उनके पास पैसे हो भी सही तब भी वो डरेंगे कि भाई हमारी नौकरी चलेगी, हम अपनी ईएमआई, अपना लोन कैसे चुकाएंगे मिडवे में। तो रेंटल की डिमांड बहुत एक अपरेंट कॉमन सेंसिकल बात है कि आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाली है रेंटल रियल एस्टेट की डिमांड। जो रियल एस्टेट के जो टिपिकल रिटर्न्स रहते थे वो 2 से 3% रहते थे, पिछले 2-4 महीने में हम देख रहे हैं वो 3 से 4% के रेंज में, किसी किसी केस में 4.5% भी रियल एस्टेट के रेंटल रिटर्न्स आने लगे हैं। और बाहर के जो बड़े बड़े देश हैं उनमें टिपिकली रियल एस्टेट के जो रिटर्न्स, रेंटल रिटर्न्स वो ज्यादा है। और बहुत क्लियर है कि इंडिया
में भी अब रियल एस्टेट की जो रेंटल डिमांड है वो बहुत बढ़ने वाली है। सप्लाई उस हिसाब से रेंटल की बढ़ेगी नहीं कि बहुत सारे लोग घर बना नहीं पाएंगे। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा एसेट है, कोई प्लॉट रखा है, हमारे पास कोई फ्लैट हमारे पास पोजेशन में आने वाला है, क्योंकि उसकी एप्रिसिएशन नहीं होएगी, उसको बेचने की अभी जरूरत नहीं लग रही। या तो प्लॉट को भी डेवलप करके फ्लोर्स बना के उसको रेंटल के लिए दें, या फिर जो अपने जो सेकंड जो आपने फ्लैट खरीदा हुआ है किसी इन्वेस्टर ने और वो उस पे रेंटल पे चढ़ाए, तो रेंटल यील्ड्स अगले 5 से 7 साल में बहुत बढ़ने वाली हैं। और रेंटल रियल एस्टेट जो इनकम है उस पे डिपेंडेंसी एक तरह से इन्फ्लेशन प्रूफ भी रहने वाली है। इन्फ्लेशन पे उसका इफेक्ट, इन्फ्लेशन का रेंटल रियल एस्टेट पे इफेक्ट नहीं आएगा, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगी। और जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में कोपेनहेगन या कोई भी अच्छी कंट्री लंदन वगैरह में देखेंगे तो वहां पे रेंटल यील्ड्स बढ़ती जा रही हैं। इस तरह से अब इंडिया में भी वो डेफिनेटली वो ट्रेंड कैचअप होगा। जब हमारे जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है तो जो मिड मैनेजमेंट लेवल ऑनवर्ड्स जो बंदा है वो डेफिनेटली अब रेंटल की तरफ जाएगा, पूरे इंडिया से जो भी आ रहा है। और इस तरह से इस डिस्कशन से आज जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की करें तो रेंटल इनकम मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा सोर्स है, उसको डेवलप करें। उससे एक तो इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है, आपकी जॉब कल को जाए और आपके पास रेंटल एक इनकम आ रही है तो आप उससे डिपेंडेंसी होगी अपना जो घर है उसको अच्छे से चला सकते हैं। सो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा एंड इस पे जो कमेंट्स करेंगे मैं उसका पर्सनल जवाब दूंगा कि आप इस बात पे एग्री करते हैं या कोई पॉइंट ऐड या माइनस करना चाहें, सो आप मुझे जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।